हाय, अगर आप गार्डनिंग करते हो तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया मिलता है। जैसे हम अक्सर फंस जाते हैं कि ये करना है कि ये करना है। जैसे मुझे बहुत से लोगों ने ये पूछा कि ग्रो बैग में नीचे बालू और पत्ते भरने हैं या सीधे मिट्टी भर दें। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि लकी बैम्बू पानी में है, उसमें एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। कुछ लोगों ने पूछा कि जब हम प्लांट की शिफ्टिंग करते हैं तो जो रीपॉटिंग के समय पे मिट्टी बचती है उसका आप क्या करते हैं, फेंक देते हैं कि रीयूज करते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि धनी और धनिया में क्या फ़र्क है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में दूंगी और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, मुझे आप लोगों से इसका जवाब चाहिए। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं, उनके नाम के साथ मैं सवाल डाल रही हूँ। हो सकता है कि आपने भी कोई क्वेश्चन पूछा हो और उसका आंसर आपको इसमें मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल है काव्या ट्रिक्स 1362 से। 3 महीने पहले हम नर्सरी से 6 प्लांट्स लेकर आए थे, रिपोर्ट भी कर दिया था। अब प्रॉब्लम यह है कि पानी गमले से बाहर नहीं जाता, रुक जाता है। क्या करें? अगर आपके गमले की मिट्टी ठोस हो गई है, उसमें पानी अंदर नहीं जा रहा है और होल से भी नहीं निकल रहा है, आप कितना भी डाल लो, तो इसका बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि आपने बीच बीच में गुड़ाई नहीं की है, या गुड़ाई करने के साथ साथ आपको 1.5-2 महीने में कोई ना कोई कंपोस्ट ऐड करनी होती है, वो नहीं ऐड किया है। या एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपने बहुत अच्छे से पानी नहीं दिया है जिससे मिट्टी पत्थर बन गई। सबसे पहले आपको एक काम करना है, मिट्टी की गुड़ाई करनी है, उसमें थोड़ा सा कंपोस्ट, थोड़ी सी कोकोपीट, थोड़ा सा सैंड, ये तीनों इक्वल अमाउंट में मिला के आप गमले में भर दो। फिर आप पानी दो और अप्रॉक्स 1 हफ्ते तक देखो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है या नहीं। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, मतलब नीचे तक की मिट्टी पत्थर बन चुकी है, तो इस केस में अब आपको रीपॉटिंग करनी होगी। प्लांट को बाहर निकालिए, जड़ों के आसपास की जो मिट्टी है उसको भी जितना हो सके हटाइए, नई मिट्टी तैयार करिए। मैंने एक वीडियो बनाया है गमले की मिट्टी कैसे तैयार करें। मिट्टी तैयार करिए और नए गमले में नई मिट्टी में इस प्लांट को लगाइए, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा सवाल, कविता बजाज 2972, इफ वी यूज फंगीसाइड और नीम ऑयल हाउ कैन वी ईट द लीफ। ये पूछ रही हैं कि अगर हम फंगीसाइड या नीम का ऑयल, ये सब अगर हम प्लांट्स में डाल रहे हैं तो हम क्या इन चीजों को डालने के बाद खा सकते हैं? अगर आपके प्लांट में फंगस लगी है या कीड़े लगे हैं और बहुत ज्यादा नहीं फैले हैं तो आप नीम की पत्ती को उबाल के उसका काढ़ा बना के प्लांट में दे सकते हो। अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फैल गई है तो आपको फंगीसाइड या नीम ऑयल डालना ही पड़ेगा, वरना आपका प्लांट खराब हो जाएगा। ठीक है, ट्रीटमेंट तो करना ही है। अब बात ये आती है कि हम इसको खा सकते हैं या नहीं। तो जब भी आप नीम ऑयल या फंगीसाइड या कोई भी इंसेक्टिसाइड डालते हो तो आपको अगले 5 दिन तक उस प्लांट की पत्ती या सब्जी वगैरह बिल्कुल भी नहीं खानी है। पहली चीज तो ये है कि जब भी हम इंसेक्टिसाइड, नीम ऑयल कुछ भी डालते हैं, नेक्स्ट डे हम इसको धो देते हैं। बाहर से तो ये साफ हो जाता है, लेकिन पोर्स के अंदर, जो पत्तियों के अंदर, ये चीज चली जाती है। 6 से 7 दिन के अंदर अंदर इसका इफेक्ट कम हो जाता है, ये अपना सारा काम करता है, जो भी इसका ट्रीटमेंट है वो होता है। 7 दिन के बाद आप बहुत अच्छे से प्लांट को धोइए, फिर आप खा सकते हो। तीसरा सवाल है संदीप बेदी 590 से, कैन वी पुट मड डायरेक्टली इन ग्रो बैग्स? सम वीडियोस से पुट सैंड इन द बेस सो दैट वाटर ड्रेनेज इज देयर, सम पुट लॉट्स ऑफ ड्राई लीव्स, व्हाट इज योर ओपिनियन? ये पूछ रहे हैं कि क्या हम ग्रो बैग में सीधे मिट्टी भर सकते हैं या हमें ग्रो बैग में नीचे पहले सैंड या सूखे पत्ते वगैरह डालने हैं, उसके ऊपर मिट्टी भरनी है, और ये सूखे पत्ते वगैरह ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा करते हैं, मतलब जो पानी निकलने का सिस्टम है उसे अच्छा करते हैं। तो इसका सीधा जवाब है नहीं, कोई जरूरत नहीं है नीचे कुछ भी भरने की। वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो ग्रो बैग का है वो ऑलरेडी काफी अच्छा होता है। आप कपड़े का ग्रो बैग लो तो भी, और अगर प्लास्टिक का ग्रो बैग है तो भी। प्लास्टिक के ग्रो बैग में अगर आपने अच्छे से होल्स किए हैं तो ये वैसे ही होता है जैसे प्लास्टिक के पॉट्स होते हैं, पानी की वजह से नीचे ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप नीचे कोकोपीट, सैंड, सूखे पत्ते वगैरह डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि मिट्टी कम लगेगी और दूसरी चीज जो ग्रो बैग है वो हल्के रहेंगे। जिन प्लांट्स की रूट्स बहुत नीचे नहीं जाती हैं, जैसे टमाटर है, मिर्ची है, इन सबके में आप ये भर सकते हो। मानसी रॉय 3241 से, लीका बॉल्स की जगह कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं ना कटिंग लगाने के लिए?
उसमें जो रूट्स आएंगी क्या वो सही होंगी बाद में सॉइल में लगाने के लिए? इसका जवाब है बिल्कुल। आप बिल्कुल कोकोपीट में कटिंग को लगा सकते हो, आप बालू में लगा सकते हो, आप मिट्टी में लगा सकते हो, आप पानी में लगा सकते हो। और जो रूट्स डेवलप होती हैं कटिंग की, इन सारी चीज़ों में मिट्टी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, लेकिन किसी किसी से नहीं लगती हैं। मतलब ग्रो होने के बाद जब हम मिट्टी में ट्रांसफ़र करते हैं तो प्लांट शॉक में आ जाता है। ऐसा कई बार होता है, जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उनके साथ भी कभी कभी होता है। तो अगर मैं कंपेयर करूं लीका बॉल्स को और बाकी जितने भी ग्रोइंग मीडियम है, तो उसमें जो लीका बॉल्स है उसका रिजल्ट सबसे अच्छा आता है जब हम मिट्टी में ट्रांसफर करते हैं कटिंग को। क्यों? क्योंकि लीका बॉल ऑलरेडी मिट्टी की बनी होती है, इसमें जो जड़ें हैं वो काफी मजबूत हो जाती हैं। जब मिट्टी में ट्रांसफर करते हैं तो वो शॉक में नहीं जाती है। लेकिन अगर आपको लगानी आती है कोकोपीट में, आपको ट्रांसफर करना आता है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। अगला है भौमिक पारिक 9672 से, लो सनलाइट प्लांट सजेस्ट प्लीज। ये पूछ रहे हैं लो सनलाइट में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनके नाम बताइए। हम जब भी लो लाइट, ब्राइट लाइट, मीडियम लाइट की बात करते हैं तो हम धूप की बात नहीं करते हैं, हम सिंपल रोशनी की बात करते हैं। आपके किसी रूम में आपने ट्यूबलाइट और बल्ब नहीं जलाया है, मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक उसमें अच्छी रोशनी होती है, उसे ब्राइट लाइट कहते हैं। थोड़ी कम रोशनी होती है उसको मीडियम लाइट कहते हैं। काफी कम रोशनी होती है उसको लो लाइट कहते हैं। बिल्कुल रोशनी नहीं होती है, ट्यूबलाइट के बिना कुछ काम ही नहीं चलेगा, तो उसको डार्क लाइट एरिया कहते हैं। धूप अलग चीज है और लाइट अलग चीज है। अब बात आती है लो लाइट की। अगर आपके यहाँ लाइट लो है, रोशनी बहुत ही कम है, तो मैं एक सजेशन दूंगी कि आप ग्रो लाइट्स भी यूज करिएगा, वरना प्लांट की ग्रोथ बहुत स्लो होती है। मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप ब्राइट लाइट या मीडियम लाइट में प्लांट्स को रखें, और इस पे मैंने 2 वीडियोस बनाए हुए हैं, इंडोर प्लांट पार्ट 1, इंडोर प्लांट पार्ट 2, आप उसमें देख सकते हो। 10 प्लांट्स मैंने बताए हैं। और फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ जीजी प्लांट, स्नेक प्लांट, डम्बकेन, सिंगोनियम, मॉन्स्टेरा, कैलेथिया, गोल्डन पोथोस, सैटिन पोथोस, एग्लोनिमा, लिपस्टिक, ये सब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ब्राइट लाइट, मीडियम लाइट में और नॉट इवन लो लाइट में भी सरवाइव कर लेंगे। लेकिन अगर बहुत अच्छे से ग्रोथ चाहिए तो आपको इनको ब्राइट लाइट एरिया में रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन मेरा है आप लोगों से। मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि जब आपके प्लांट्स में कीड़े लगते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे कीड़े हटाते हो या आप कैसे अपने प्लांट को बचाते हो? मुझे इसका जवाब जरूर दीजिएगा। मुझे सच में जानना है कि आप लोग क्या करते हो। अगला सवाल है हुमा रिजवान 793 से, नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक्स। आपसे पूछना था कि तमाम प्लांट्स को टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। आप क्या करती हैं जब टेम्परेचर 30 से 50 हो कि प्लांट्स खराब ना हो? इस पर भी प्रोग्राम करें। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, और जब आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत अच्छा कमेंट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ भाई, ये जो प्लांट्स होते हैं 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती है, तो मैं क्या करती हूँ, जो प्लांट्स ओपन में रखे हुए हैं टेम्परेचर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। प्लांट में बीच बीच में पानी का स्प्रे करती रहती हूँ, मिट्टी को थोड़ा कवर करती हूँ जिससे कि इसका मॉइस्चर बार बार ना उड़े। जो फ्लोर है, जमीन है, उसमें नीचे कुछ बिछाती हूँ, क्योंकि जमीन में जब धूप पड़ती है तो टेम्परेचर और 2-3 डिग्री बढ़ जाता है। ग्रीन नेट लगाती हूँ जिससे धूप सीधी प्लांट्स पे या जमीन पे ना पड़े। जब भी पानी देती हूँ गर्मियों में तो कोशिश करती हूँ कि गर्म खौलता जो टंकी का पानी है वो ना दूं। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि जब प्लांट 1 साल पुराना हो जाता है, जब थोड़ा मैच्योर हो जाता है, तो वो सारी सीजन झेल लेता है। वो सर्दी भी झेल लेता है और वो गर्मी भी झेल लेता है। तो आप भी कोशिश करिए कि आपके पास जो प्लांट्स हैं आप एक बार लेके आओ, वो आपके पास परमानेंट रहे। ऐसा नहीं हो कि आप हर साल वही प्लांट्स बार बार लेके आ रहे हो। अगला सवाल है चमत्कारी बाबा 884 से, रिपोर्टिंग करने के बाद वेस्ट सॉइल कैसे यूज करें? हम रिपोर्टिंग मेनली 2 रीजन से करते हैं। पहला, जब हम नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं, और दूसरा जब हमको अपने ही किसी पॉट से दूसरे पॉट में प्लांट को शिफ्ट करना होता है। जब मैं अपने किसी प्लांट को एक पॉट से दूसरे पॉट में शिफ्ट करती हूँ तो जो मिट्टी बचती है उसको मैं एक दिन के लिए धूप दिखाती हूँ। उसमें कुछ जड़े हैं या अगर कुछ न्यूज़पेपर या कंकड़ कुछ दिख रहा है तो उसको मैं हटा देती हूँ। थोड़ी सी उसमें कंपोस्ट मिलाती हूँ। अगर सैंड मैंने पहले ठीक ठाक मिलाई है, सैंड मिलाने की जरूरत नहीं है।
थोड़ी सी कंपोस्ट, थोड़ी सी नीम की खल मिलाती हूँ और वो मिट्टी मैं फिर से भर के रख लेती हूँ। तो मेरे जो प्लांट्स की मिट्टियाँ हैं उनको तो मैं कंटिन्यूसली ऐसे ही रीयूज करती हूँ। जब हम प्लांट नर्सरी से लाते हैं तो उसकी जो मिट्टी है उसमें मुझे थोड़ा देखना पड़ता है। मैं रिपोर्टिंग करते समय चेक करती हूँ कि मिट्टी की क्या कंडीशन है। कभी कभी उसमें स्नेल, जोक, स्लग, ये सब काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, उसको फिलहाल मैं थोड़ा अलग रखती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैं नॉर्थ इंडिया में हूँ और जो प्लांट्स हमें मिलते हैं उनमें लाल मिट्टी होती है जो हमारे प्लांट्स के हिसाब से उतनी अच्छी नहीं होती है। तो मैं क्या करती हूँ, उस मिट्टी को भी मैं थोड़ा धूप में दिखाती हूँ, कीड़े वीड़े निकाल देती हूँ। उसके बाद अगर वो यूज़ नहीं हो सकती हैं प्लांट्स में तो मैं उस मिट्टी को अपने जो कंपोस्ट बिन है उसमें डाल देती हूँ। तो वो कंपोस्ट के साथ कंपोस्ट बन जाती है और फिर मैं उसको कंपोस्ट की तरह यूज़ कर लेती हूँ। अगला क्वेश्चन है आफ्ताब खान 3073 का। नाउ आई वांट टू ग्रो फ्लावर्स प्लांट फ्रॉम सीड्स, प्लीज सजेस्ट सम फ्लावरिंग प्लांट नेम ग्रो इन सितंबर मंथ। सर ये पूछ रहे हैं कि सितंबर महीने में कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स बीज से उगा सकते हैं। अभी मैं आपको इसके सारे नाम बताऊंगी, इसके पहले मैं एक तरीका बताती हूँ आपको। बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हर सीजन में सीड्स बेचती हैं, जैसे उगाऊ है, बायोकार्व है, ऑर्गेनिक बाजार है। तो मैं क्या करती हूँ कि जाती हूँ उनकी वेबसाइट में, चेक करती हूँ कि इस सीजन में कौन से सीड्स ये बेच रहे हैं। नाम सबके होते हैं, स्टॉक में हो ना हो अलग बात है, लेकिन आपको नाम मिल जाएंगे। बाकी मैं आपको कुछ कॉमन फ्लावर सीड्स के नाम बता रही हूँ। पिटूनिया, कैलेंडुला, डायंथस, मैरीगोल्ड, डेजी, जीनिया, दहेलिया, विंका, क्रिस्थांथमम, डायमोरफोटिका, वर्बीना। इसके अलावा बहुत से बल्ब्स हैं, जैसे रेनेनकुलस के बल्ब हैं और बहुत सारी लिली भी आती हैं विंटर्स की। वो सारे भी आपको अलग अलग वेबसाइट्स में अवेलेबल हो जाएंगे, आप देख सकते हो। सक्षम श्रीवास्तव 3441 का नमस्ते, गोबर से खाद बनाने की विधि पर आपका वीडियो देखा है हमने। एक प्रश्न है कि यदि गोबर 5 से 6 महीने पुराना है तो क्या उसका उपयोग कर सकते हैं खाद बनाकर पौधे में डालने के लिए, क्योंकि आपने बताया है कि 2 महीने तक भिगोया जाता है। सक्षम जी, सबसे पहली बात तो ये है कि गोबर चाहे जितना भी पुराना हो, 5 महीने पुराना हो या 5 साल पुराना हो, उसको चाहे आपने कितना भी धूप में सुखाया हो, प्लांट्स में ऐसे नहीं देना चाहिए। जो प्रॉपर जो खाद बनने का तरीका है वो तभी शुरू होता है जब जो गोबर है उसमें थोड़ा सा पानी डाला जाए, थोड़ी सी जब नमी होती है तब उसमें गर्माहट पैदा होती है, फिर वो अंदर से डिकम्पोज होना शुरू होता है, खाद बनना शुरू होता है। तो गोबर चाहे कितना भी पुराना हो, 10 साल, 20 साल या 10 दिन, तरीका यही है कि आप इसको पहले धूप में सुखा लें। उसके अंदर थोड़ा भी पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी है फिर आप इसको पानी में डालोगे तो कीड़े बनने लगते हैं। अच्छे से एक बार सूख जाए, उसके बाद आप तोड़ तोड़ के पानी की बकेट में डालें। कम से कम 2.5-3 महीने अच्छे से इसको डिकम्पोज होने दें, मिक्स होने दें। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि मैंने गाय के गोबर का पाउडर बना के प्लांट में डाल दिया, प्लांट झुलस रहा है, क्या करें। इसका जवाब यही है, कभी भी गाय के गोबर को इस तरीके से प्लांट में ना दें, पहले उसको खाद बनाएं और उसके बाद ही दें। अगला सवाल है मुनेश कौशिक 4484। हेलो, मेरे यहाँ होटल है, प्याज के छिलके बहुत होते हैं, 5-8 किलो कंपोस्ट में प्याज के छिलके डाल सकते हैं, प्लीज बताएं। इसका सीधा जवाब है बिल्कुल। अगर आप सादा प्याज के छिलके डाल रहे हैं तो जो खाद बन के तैयार होगी उसमें फास्फोरस, पोटेशियम ये सब ज्यादा होगा। हो सकता है कि नाइट्रोजन थोड़ा सा कम हो। अगर आपके यहाँ होटल है तो ऑब्वियसली है कि प्याज के अलावा और चीजें भी होंगी, जैसे आलू के छिलके होंगे, बाकी सब्जियों के छिलके भी होंगे, तो आप वो भी डालें। दूसरी चीज ये है कि अगर प्याज के छिलके आपके यहाँ बहुत ज्यादा है तो आप अनियन पील फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो अनियन पील फर्टिलाइजर पे ही है, बहुत अच्छी खाद है। अगला सवाल है कमलजीत सिंह 5044 का। मैडम, क्या लकी बैम्बू के वाटर में एप्सम सॉल्ट यूज कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल यूज कर सकते हैं अगर एप्सम सॉल्ट की जरूरत है। आपको एक बहुत छोटी सी बात समझनी होगी कि एप्सम सॉल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट। सिंपल, अगर मैग्नीशियम और सल्फर की कमी है तो हम प्लांट्स में एप्सम सॉल्ट देंगे तो अच्छा है। अगर कमी नाइट्रोजन की है या फास्फोरस की है, हम फालतू में मैग्नीशियम सल्फेट देंगे तो प्लांट में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं और उल्टा प्लांट खराब हो सकता है। अब बात ये आती है कि फिर हम कैसे समझें कि अब किसकी ज़रूरत है।
एप्सम सॉल्ट की ज़रूरत है या नहीं है, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, उसमें बताया है कि कब एप्सम सॉल्ट देना है और कितना देना है। अब एक सवाल जो काफ़ी लोगों ने पूछा है, मेरे धनिया वाले वीडियो में था कि धनी और धनिया में क्या फ़र्क है। पहली चीज़ ये है कि धनिया जो कोरिएंडर होता है उसी की एक वैरायटी है धनिया। जैसे गेंदे की वैरायटीज आती, गुलाब की वैरायटीज आती, सेम वैसे ही धनिया की एक वैरायटी है धनिया। धनिया है वो बहुत छोटी होती है, जो समोसे के आलू में जो खड़ी धनिया यूज होती है वो होती है धनिया। जो गार्डनिंग में यूज होती है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, आपको देख के पता चल जाएगा कि ये थोड़ा सा बड़ा है। अब बात ये आती है कि आपको ये मिलेगी कहाँ से। जो हमारे बीज भंडार वाले हैं या नर्सरी है या जो ऑनलाइन जो बेचते हैं धनिया के बीज, वो ज्यादातर वो धनी ही होती है। अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा सा बड़ा दिखता है। हो सकता है कि आपके एरिया में कुछ और बोला जाता है, तो आप एक बार पूछ लेना कि जो बड़े बीज आते हैं धनिया के जो खेती में इस्तेमाल होते हैं वो चाहिए। वैसे मैं बहुत कोशिश करती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के सवालों का मैं जवाब दूं, कमेंट सेक्शन में ही दूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी सवाल का एक्सप्लेन करके आंसर दूं तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो, और मुझे आपसे वो जवाब चाहिए कि आप लोग जब प्लांट्स में प्रॉब्लम आती है, कीड़े लगते हैं, तो आप क्या देते हो। बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल है वीडियो और ये चैनल अच्छा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो गार्डनिंग करते हैं या गार्डनिंग नहीं करते हैं, गार्डनिंग करना चाहते हैं, आप उनको बताइए वॉइस ऑफ प्लांट चैनल के बारे में। उनसे बोलिए कि सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, और इससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा और आपको अच्छे अच्छे वीडियोस भी मिलेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इस वीडियो में कि कौन सा वीडियो नेक्स्ट है। और इसके अलावा सर्दियों के लिए एक बहुत अच्छी खाद होती है जिसके बारे में मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। मैं काफ़ी टाइम से उस पर एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि सरसों की खल से भी ज़्यादा अच्छा है, स्पेशली वेजिटेबल गार्डनिंग के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। उसका वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है। So this is all for today. Make your own garden, be safe and stay connected. Bye bye.